कोई नहीं, मैंने जिसके लिए जो कुछ किया है वही आज मेरे साथ नहीं है और वही लोग मुझे मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। याद है कि उन्होंने मुझे मेरे साथ बहुत गलत काम किया है, अप्राकृतिक मतलब संबंध बनाया है, जो अननेसेसरली सेक्स किया है। तो उन लोगों का साजिश है ये सब। तो उन्होंने उनके साथ साथ बोल रहा है कि ठीक है तुम टेंशन मतलब मैं इसको मरवा दूंगी। मैं चौकी पे आके थाने पे आके मैंने एफआईआर दिया, लेकिन एफआईआर तो उन लोगों ने लिया है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किया है और मुझे डरा धमकी मुझे भगा दिया है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन जो पैसा मेरे से लिया है उन्होंने लगभग मेरे से 4,10,000 रुपये ले लिया है। तो मैंने बोला जो पैसा लिया है उसको मुझे वापस कर दीजिए। प्रशासन मुझे नहीं जाने दे रही यहाँ से, और लड़का को सरेआम घूम के उसको आज़ादी से घुमा रहे हैं, और पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रहे। मेरी मतलब सुनती नहीं है, एक गलत भी नहीं सुनते मेरी आवाज़। मेरा कोई सहारा नहीं इस दुनिया में, मैं अकेली हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो गलत हो रही है वो दुनिया को पता चले और मुझे सपोर्ट करे। नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। इस टाइम हम रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के श्रीनाथ बाबा मठ पे हैं और यहाँ से एक समस्या बलिया के न्यायालय में है। देखा जा रहा है कि इन दिनों वो समस्या सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है कि इनको बलिया के न्यायालय में जाना पड़ रहा है। अच्छा, देखा गया था कि कल आप न्यायालय में गई थी, आखिर पूरा मामला क्या है? नमस्कार, मेरा नाम बारवी खान है। मैं एक ट्रांस महिला हूँ, मैं आसाम से हूँ और मैं 2022 को 25 तारीख को मैं रसरा में आई थी एक डांसर के रूप में। और एक्चुअली मैं पकवाइना का एक भारत बैंड पार्टी है, वहीं पे मैं एक डांस करके और अपना जीवन निवास करती हूँ। फिर उसके बाद नवंबर 2022 को 7 तारीख को एक लड़का है जो निखिल यादव करके नाम है, और वो रसरा का है, प्रधानपुर का। उसका पिताश्री का नाम है हंसनाथ यादव। तो उन्होंने मुझसे मेरे साथ मुलाकात हुआ और उन्होंने मेरा नंबर मांगा, तो हमने उसको नंबर प्रोवाइड कर दिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने दोस्ती से बात किया, फिर उन लोगों ने वो मेरे रूम पे आने जाने लगा। फिर उसके बाद हम लोग दोनों के बीच में प्यार हो गया है। ठीक है, तो 2022 को 26 को मैं क्या बोलते हैं आपका ये रसरा में मैं डांस कर रही थी। तो वहाँ पे वो लड़का आया है 9:30 बजे। तो वहाँ पे आके मेरे प्रोग्राम पे आया था। फिर उसके बाद 11:30 या 12 बजे ऐसे कुछ समय में मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया और लड़का मुझे जीत करने लगा कि उसको मेरे रूम पे छोड़ना है। तो मैंने बोला कि नहीं है, एक फॉर्मेलिटी होते जो लाते हैं वही लोग छोड़ते हैं। तो बोल रहे कि नहीं, मैं आपसे बात कर रही इतने दिन से, तो भरोसा नहीं है। तो मैंने बोला हाँ भरोसा है, बिल्कुल है, लेकिन बात यह है कि जो लोग लाते हैं वही लोग छोड़ते हैं। तो बोल रहे आप एक बार बात करके देखिए। मैं भैया से बात किया, तो भैया ने बोला कि आप जा सकते हैं, सही सलामत पहुँच जाएंगे। तो मैंने बोला जी हाँ मैं पहुँच जाऊँगी। तो लड़का मुझे रूम पे छोड़ने के लिए तो आ गया। तो ठंडी का दिन था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे ठंडी लग रही है, थोड़ा सा चाय पिला दीजिए। तो मैंने चाय बनाया, तो नमकीन है क्या? तो मैंने बोला हाँ है। तो बोला है थोड़ा सा नमकीन निकाल लीजिए। तो चाय हम दोनों बैठ के पी रहे थे। फिर उसके बाद पता नहीं अचानक मुझे चक्कर आने लगा। तो मैंने उनको बोला है कि मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि दुनिया घूम रही है, मुझे चक्कर आ रही है। तो उन्होंने बोला कि शायद आप थक गए हैं, तो इसलिए आप लेट जाइए। तो उन्होंने अपने हाथों से मुझे लेटा दिया। थोड़ा सा मुझे याद है कि उन्होंने मुझे मेरे साथ बहुत गलत काम किया है, अप्राकृतिक मतलब संबंध बनाया है, जो अननेसेसरली सेक्स किया है। फिर उन्होंने सुबह तक मेरे पास ही था। तो मेरे को जब होश आया, मैंने उनको बोला है कि आपने ये मेरे साथ गलत किया है। तो उन्होंने बोला कि आप बहुत सुंदर हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आपको मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, ये बात आपको ऐसे भी बोल सकते थे, लेकिन ये करना ज़रूरी नहीं था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे डर लगता था कि कहीं ना कहीं आप लोग कुछ ना कुछ कर देंगे, तो इसीलिए। तो मैंने बोला नहीं, इसके खिलाफ़ मैं मुकदमा करूँगी। उन्होंने बोला नहीं, मैं आपको शादी करूँगी, आपके साथ रहूँगी ज़िंदगी भर। तो मैंने भी सोचा कि मैं एक अलग कंट्री में आई हूँ, तो कोई मेरा साथ निभाने के लिए बोल रही है या मेरा साथ देने के लिए बोल रही है, तो मैं उनके ऊपर भरोसा करके उनके बातों पे आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग ऐसे रिलेशन बनाने लगे और उसका जितना भी खर्चा है मैं उठाती थी, जो भी है। और उसके बाद हम लोगों ने उसने मेरे पास आके एक दिन बोला है कि आपको शायद हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए और आपको आपका ज़िंदगी जो है ना उसको मतलब बदल लेना चाहिए। तो मैंने बोला क्या ऐसा क्या बात बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं है। तो बोल रहे हैं कि आप अपना जेंडर चेंज करा लीजिए। तो मैंने उनको बोला है कि अगर मैं ये कर लूँगी तो मेरा घर परिवार कोई नहीं मानेंगे और कहीं ना कहीं मुझे सब लोग ठुकरा देंगे। तो बोला कोई बात नहीं, आप अपना घर परिवार खो रहे, तो मैं अपना घर परिवार दे रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे आपको चाहिए और हर हालत में चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे इसके लिए बहुत बड़ा कदम है और सोचना पड़ेगा, और मेंटली और फिजिकली मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ, इसके लिए मुझे मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा और उसके लिए मैं सोचूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तो पूरा
मेरा फाइनल है कि मैं आपको मुझे चाहिए तो आप देख लीजिए। तो मैंने 1 दिन का समय लिया। फिर मेरी एक बहन है, उनको भी बोलने लगा कि आप थोड़ा-सा समझा दीजिए इसको। तो बहन ने बोला कि देखिए भैया, ये सब नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये कर देंगे तो उसको कोई नहीं मानेगी और ना कहीं न कहीं वो अपने घर भी नहीं जा सकते। तो आप ये रहने दीजिए। बोला नहीं, तुम अच्छे से समझाओ, कहीं न कहीं हम लोग दोनों एक साथ रहेंगे। तो मैंने अगले दिन फ़ोन किया, उन्होंने तो बोला कि डिसाइड कर लिया। तो मैंने बोला जी। तो वो आ गया, तो मैंने बोला कि ठीक है, आई विल डिसाइडेड बाय कि मैं फाइनल डिसाइड कर लिया हूँ कि मैं कर लूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप कर लीजिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मार्च को हम लोग कर लेंगे, क्योंकि वो होली का टाइम था, उस समय हम लोग का कोई लगन नहीं है। तो 16 मार्च को मेरा ऑपरेशन हुआ दिल्ली के मेपल केयर हॉस्पिटल में। वहाँ पे मेरा 2 लाख खर्चा हुआ है। फिर उसके बाद आके मैं आ गई हूँ। फिर 1.5 महीने के बाद उन्होंने मुझे और दोबारा फ़ोर्स करने लगा कि मेरा लास्ट वाला जो ऑपरेशन है वो करने करने के लिए। तो मैंने बोला ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैं हाल ही में आई हूँ, 1.5 महीना हुआ है। कहीं न कहीं मैं मेंटली और फिज़िकली फ़िट नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला एक बार आप पूछ लीजिए। मैंने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी कुछ नहीं हो पाएगा जब तक 6 महीना और साल भर नहीं हो जाते। तो मार्च महीने में उन्होंने मेरा सिंदूर भी मतलब मेरे माँग में यानी हाँ। यानी आपसे मार्च में उन्होंने शादी किया। शादी किया है, हाँ। तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम साल भर और 6 महीने रुक जाते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरा ऑपरेशन करा लेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने फिर रिलेशन में रहने लगा, खाना-पीना एक साथ रहने लगा। फिर उसके बाद 31 मई को वो आके मुझे बोल रहा है कि मेरे घर परिवार को पता चल गया है और कहीं न कहीं मैं आगे और नहीं बढ़ पाऊँगी। तो मैंने बोला आपने क्या सोचा है आगे में? तो बोला नहीं, मैं आपके साथ नहीं रह पाऊँगी, आपको मुझे छोड़ना है। तो मैंने बोला आज मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई ख़ानदान नहीं है, मैं आपके लिए सब कुछ सैक्रिफ़ाइस कर दिया हूँ। तो आप मुझे आज रास्ते में छोड़ के बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ नहीं रह पाऊँगी। तो मैं कहाँ जाऊँगी आप बताइए? तो बोला आप अपना देख लीजिए, मैं अपना देखती हूँ, क्योंकि मैं अपने मम्मी-पापा को हर्ट नहीं करना चाहती। तो मैंने बोला कि ठीक है, अपना आपका मम्मी-पापा, जो मेरे माँ की ममता उजड़ गया है उसका कोई मतलब मूल्य ही नहीं है। मेरे मम्मी-पापा कोई मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उन्होंने बोला देख लीजिए आप आगे का। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन जो पैसा मेरे से लिया है उस उन्होंने लगभग मेरे से 4,10,000 रुपया ले लिया है। तो मैंने बोला जो पैसा लिया है उसको मुझे वापस कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कौन सा पैसा, क्या प्रूफ़ है तुम्हारे पास? तो मैंने बोला अच्छा, प्रूफ़ देके अगर आपको वो प्यार किया होता या पैसा दिया होता तो वो सही रहता, लेकिन मैं विश्वास करके आपको बहुत ज़्यादा गलती कर दिया है। तो बोले तुम ये करोगी, क्या बोलते हैं, पैसे के बारे में बोल रहे हो तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ़ है? मैंने बोला ठीक है, मैं मुकदमा करूँगी इसके खिलाफ़। तो बोले तुमको मरवा दूँगी। तुम्हारा कौन सुनेगी? तुम एक किन्नर हो, एक ट्रांस वुमन हो, तुम्हारा कौन सुनेगी? तो तुमको मरवा देंगे हम लोगों को लगवा के। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है जो तुम मरवा दोगी, तो मार के दिखाओ। तो वो चला गया, अपने घर चला गया। फिर उसके बाद उसके चाचा को बोलने लगा। चाचा है और एक इंसान है, वो तीनों वो मतलब बैठ के बात कर रहे हैं। तो वो अपना सब कुछ बातें बोल रहा है। बोल के वो बोला अपने चाचा को कि मैं फँस गई हूँ एक जगह। 7-8 महीने से एक लड़का मेरे साथ रह रही है, फिज़िकल रिलेशन बना रही है, मेरे साथ रेप हो गया, मेरा पैसा खा लिया, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मैंने ऑपरेशन करा लिया, मेरे को शादी भी कर लिया। वो लड़का अपने चाचा को बोला कि मैं फँस गई हूँ। तो इतने दिन जो तुम मेरे साथ रह रही हो, मैं क्या फँसा के कर रही हो? जो हँसी-खुशी मेरे को सिंदूर दान करके तुम जो शादी किए हो, मैं फँसा के कर रही हूँ। तो उन लोगों का साजिश है ये सब। तो उन्होंने उनके चाचा बोल रहा है कि ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं इसको मरवा दूँगी। अभी भी मेरे पास आपके चाचा जी ने जी, उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ा हुआ है। उसका चाचा और एक इंसान है, तो वो तीनों मिलके मुझे मारने के लिए मतलब प्लानिंग बना रहे हैं। उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो धमकी में भी लिया जी, जी, जी। तो उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो मैंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, मेरा तो कोई सुनेगी नहीं। उनका पापा मुझे क्या किया, एक उनका पहचान है, रसारा थाना छोड़ के वो पकवाइन का चौकी है ना, वहाँ पे मुझे बुलाया। एक उनका पहचान है कोई दरोगा, तो वहाँ पे बुलाया। वो दरोगा मुझे बोला तुम कितने और ये क्राइम करोगी? मैंने बोला ऐसा मैंने क्या कर दिया? तो बोला कि नाबालिग लड़का को फँसा-फँसा के तुम क्या बोलते हैं पैसा हड़पते हो। तो मैंने बोला मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो आपके पास कोई प्रूफ़ है तो आप बता सकते हो। तो बोला तुम थाने पे आ जाओ। तो मैं चौकी पे गया, तो वो वहाँ पे उसका पापा आ गया। मैं कुछ नहीं बोली हूँ, मैंने यही बात बोला है उसके पापा को कि पापा देखिए मेरा कोई नहीं है आज इस दुनिया में, तो कहीं न कहीं आप मुझे एक नौकरानी हिसाब से रख रख लीजिए आपके घर में, मैं आपके बेटे को देख-देख के जी लूँगी। तो बोले तुम अपना जाल बिछा के और मेरे बेटे को फँसा लिए हो और कहीं न कहीं तुम्हारा गलती है, तुम भुगतो अपने आप। और मुझे बोला है कि तुम्हारा माँ-बाप ने यही सिखाया है। जब मेरे माँ-बाप के ऊपर गया है, मुझे बहुत ज़्यादा ईगो पे मेरा हर्ट हो गया है कि कोई माँ-बाप ये नहीं सिखाता है कि हाँ, तुम्हारा ज़िंदगी तुम ये बनो और दूसरों को ये करो। मैंने प्यार में भरोसा करके ये सब किया है। फिर उसके बाद वहाँ से आ गई हूँ, वहाँ मारने का धमकी-वमकी जो दिया था मैंने बोला है वो चौकी पे भी। फिर उसके बाद मैं चौकी पे आके थाने पे आके मैंने एफआईआर दिया।
लेकिन एफआईआर तो उन लोगों ने लिया है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किया है और मुझे डरा धमका के मुझे भगा दिया है कि चलो आगे का ज़िंदगी आगे बढ़ाओ और क्यों दूसरों के पीछे पड़े हो। तो मेरे साथ जो गलत हुआ है उसके लिए मैं मतलब आवाज़ उठाना चाहती हूँ। तो मैं इसीलिए सोचा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए और मैंने न्यायालय का सपोर्ट लिया। तो जब न्यायालय का मैंने सपोर्ट लिया तब वहाँ से जो भी अभी मुकदमा चल रही है, तो वहाँ एफआईआर हो गया, आज 1 महीना हो गया, कहीं न कहीं लड़का को पकड़ ही नहीं रहे पुलिस प्रशासन। और मुझे पुलिस बोले कि तुम ये रसारा छोड़ के, यूपी शहर छोड़ के तुम नहीं जा सकते हो। और देखिए क्या मतलब इंसाफ लगा रही है, पुलिस प्रशासन मुझे नहीं जाने दे रही यहाँ से और लड़का को सरेआम घूम के उसको आज़ादी से घुमा रहे हैं और पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रहे। मेरी मेरी मतलब सुनती नहीं है, एक कदम भी नहीं सुनते मेरी आवाज़। जब मैं न्यायालय से कुछ ना कुछ भेजती हूँ, वो लोग बहुत लेट करते हैं रिपोर्ट भेजने में हो या एफआईआर लिखने में। मैंने 2 बार नोटिस डाला तब जाके एक एफआईआर लिखा है। तो बात वही है, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेली हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो गलत हो रही है वो दुनिया को पता चले और मुझे सपोर्ट करे। आज बिहार में भी ऐसा एक चल रही है, जो अपने पति के साथ जो ट्रांस लेडीज़ है वो लड़ रही है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं। मैंने जिसके लिए जो कुछ किया है वही आज मेरे साथ नहीं है और वही लोग मुझे मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। आज कहीं ना कहीं एफआईआर हो गया है तो वो लोग मुझे पैसा ऑफर कर रहे हैं, तो मैं पैसों के लिए नहीं मान रही हूँ। तो वो लोग मुझे बोला कि पैसा नहीं लोगे तो तुमको मरवा दूंगी। तो ये कौन सा इंसाफ है? पुलिस को ये बात मैंने चलिए बोला ठीक है। है, आपका मामला तो न्यायालय में है जी और कहीं न कहीं आपको इंसाफ मिलेगा। एक वीडियो में आपने ये भी ज़िक्र किया था कि जब उन्होंने शादी के लिए आप पर दबाव बनाया या प्यार से कहा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, तो आपने कहा वैसे उस वीडियो में कि अगर हम लोग शादी कर लेते हैं तो बच्चा नहीं होगा। जी उस जी सिलसिले में क्या हुआ था? जी, मैंने उनको बोला था कि देखिए फ्यूचर में मेरा कोई बच्चा नहीं होगा, वो आप देख लीजिए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बहुत लेडीज़ का बच्चा नहीं होते हैं, उन लोग कहीं न कहीं अपना घर बचा रहे हैं, दुनिया में चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम उसमें से आपको पकड़ लेंगे और जिसका हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, जिसका माँ-बाप नहीं है उसको माँ-बाप मिल जाएगी, इससे ज़्यादा और पुण्य का काम क्या हो सकता है? मैंने बोला अरे! इतना सही बोले हैं इंसान तो कहीं न कहीं अच्छा ही होगा। मुझे नहीं पता था कि हाँ, उसके दिल में कुछ अलग है और दिमाग में कुछ अलग है। लेकिन मैंने बहुत उसके ऊपर भरोसा करके मैंने अपना ज़िंदगी को सैक्रिफ़ाइस करने के लिए सोचा और कहीं न कहीं आज मुझे दुनिया वाले और उसके घर वाले मुझे ही गलत ठहरा रही है। अच्छा, कल न्यायालय में गई थी यानी कोर्ट में गई थी तो क्या हुआ? कल का क्या हुआ फिर? एक्चुअली मैं वहाँ पे एक बात मतलब वहाँ पे आवाज़ उठाने गई थी कि 1 महीना हो गया है, 17 अगस्त को हम लोग सॉरी 17 तारीख को आज मतलब 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन लड़का को पकड़ नहीं रहे। मैं जब पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ, बोल रहे हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं और कहीं न कहीं वो अपने आप को सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, एक मैंने भी पढ़ा है कानून और कहीं न कहीं मैं वेबसाइट में जाके पढ़ी हूँ, जब एफआईआर हो जाती है कि इंसान को पकड़ने के लिए 24 घंटे का मोहलत होता है। लेकिन आप लोगों ने 1 महीना लगा दिया, तभी भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो मतलब इसका मतलब क्या है? तो मैं इसलिए न्यायालय में जाके ये बात बोली हूँ कि वो लोग बार-बार मेरे को कहीं न कहीं दूसरे कोई आ रहे हैं रास्ते में पकड़-पकड़ के बोले कि तुम क्या कर रहे हो? बहुत गलती कर रहे हो, पैसा ले लो, कहीं न कहीं वो लोग तुमको मरवा देगी। यानी पैसे का ऑफ़र दे रहे हैं। जी, जी, जी। आपका 4,10,000 उन्होंने लिया है, हाँ। तो वो लोग मतलब पैसे देने के लिए क्यों राज़ी हो गए? यानी वो लड़का पैसा लिया है तभी तो? जैसे जी। जैसे अभी एक वीडियो में आपने ज़िक्र किया था और अभी भी आपने ज़िक्र किया कि उनके पिताजी ने ये कहा था कि मेरे लड़के को आपने फँसाकर पैसा ऐंठ रही हैं, जी। मतलब पैसा ले रही हैं। नहीं वो हाँ। उ मतलब उनके पिताजी ने बोला कि जी। आपने पैसा लिया है, हुँ। लेकिन यहाँ बात आ रही है पैसे देने की, जी, तो जी। ऑलरेडी या पैसे वो ले चुके हैं तभी तो वो लोग दे रहे हैं ना? दे रहे हैं। जी, सही बात है और कहीं न कहीं उन लोगों के मन में यही डर लग रहा है कि हर एविडेंस मेरे पास है, हर एक प्रूफ़ मेरे पास है, तो कहीं न कहीं मैं मीडिया वालों को दे रही हूँ और पूरे दुनिया को पता चल रहा है और वो लोग सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएँगे, इसको पैसों का भूखी है, ये पैसों के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो इसको पैसा देके हम दबा देंगे और ये केस को रफ़ा-दफ़ा कर देंगे। बात यही है कि मैं पैसा तो लूँगी नहीं कभी भी। क्योंकि मैं पैसा कमा सकती हूँ, मैं हद तक एक इंसान ज़िंदा हूँ, मैं पैसा कमा सकती हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अभी न्यायालय से क्या उम्मीद रखती हैं? न्यायालय से यही उम्मीद रखती हूँ कि लड़का को जल्द से जल्द पकड़ के जेल में डाल दे। जेल में डाल दें। देख सकते हैं कि हमारे साथ थी जिन्होंने अपना दर्द बयान किया। ये किसी के प्यार में संपर्क में आकर यहाँ तक कि अपने पूरे बॉडी पार्ट को इन्होंने चेंज कर लिया। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि वो लड़का रहने से साफ-साफ इनकार कर दिया। लड़के के घर वालों का भी ये कहना है कि ये पैसे लेकर इस केस को रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाए। अब देखना ये होगा कि ये मामला अब चला गया है कोर्ट में।
कोर्ट जो भी आदेश देगा उसका प्रशासन पालन करेगा। सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।